गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजीव सक्सेना, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज अपन जो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की 5th यूनिट का वेक्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अभी तक अपन ने और पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग को कैसे अचीव करें, मतलब साइमल्टेनियसली अपन मल्टीपल वर्क कैसे करवा सकें। वेक्टर प्रोसेसिंग में जो है अपन पहले समझते हैं कि इसकी नीड क्यों है। ठीक है ना, बेसिकली ऐसी बहुत सारी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, जो कि उनकी जो कहना जी कंप्यूटेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको जो कहना चाहिए कि कंप्यूटेशंस करने के लिए जो समय चाहिए है, अगर अपन नॉर्मल कंप्यूटर्स पर लें तो कई वीक लग सकते हैं, उसको कंप्लीट करने में कई दिन लग सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी कई इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स हैं, साइंस की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है ना, तो जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हैं वो उस प्रॉब्लम को टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करके नहीं दे सकते हैं, उनको कई दिन लगते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको करवाने के लिए जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको साइंटिस्टों ने क्या करा है कि वेक्टर्स और मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है ना, जब हम वेक्टर्स और मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जो प्रोसेस है हमारी वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। ठीक है ना, थोड़ी सी टाइम जो है वो कम लेती है। तो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए फिर हमको क्या चाहिए, वेक्टर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी वाले कंप्यूटर्स चाहिए हैं। ठीक है ना, तो वेक्टर प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए जो हमें कंप्यूटर चाहिए, तो उसके पहले अपन समझते हैं कि वेक्टर प्रोसेसिंग क्या है, उसके ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए आप, इन मेनी साइंस एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस द प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स दैट लैंड देमसेल्व्स टू वेक्टर प्रोसेसिंग। ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि कैसे काय में फार्मुलेट किया गया है, वेक्टर्स और मैट्रिसेस के फॉर्म में। ठीक है ना, तो वेक्टर और मैट्रिसेस के फॉर्म में जो प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट किया है, ठीक है ना, उससे अपन वेक्टर प्रोसेसिंग के थ्रू इनको इजीली सॉल्व करवा सकते हैं कम टाइम समय में। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन बात करें कि ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, है ना, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि वेक्टर प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, जैसे वेदर फोरकास्टिंग है। ठीक है ना, लॉन्ग रेंज ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, तो वेदर फोरकास्टिंग के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसका कंटिन्यूस हमको इवोल्यूशन करना पड़ता है। ठीक है ना, तो सेट ऑफ बहुत सारे हमको डेटा के ऊपर प्रोसेस से करवानी पड़ती है, तो उसके लिए हमको वेक्टर प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन है, सिस्मिक डेटा एनालिसिस है। सिस्मिक डेटा एनालिसिस के अंदर भी हमको हर एक मल्टीपल फैक्टर्स को देखते हुए देन इनपुट लेने पड़ते हैं, उसके बाद फिर डिसीजन निकल करके आता है कि रिएक्टर स्केल पर कि ये कितने कहना चाहिए जो इंटेंसिटी का तीव्रता वाला अपना कोई भूकंप आया है। ऐसी बहुत सारी और एनालिसिस हैं। ठीक है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, उनका मूवमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे कामों के लिए हमको कंटिन्यूस बहुत सारे लार्ज स्केल अरेज के ऊपर हमको डेटा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। ठीक है ना, जिसमें कि वेक्टर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। एरोडायनेमिक्स है, ठीक है, स्पेस फ्लाइट सिमुलेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी देख रहे हो आपकी जैसे करंट जो सिनारियो चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी मल्टीपल फैक्टर्स देखे जाते हैं, तब जाकर के कोई सिस्टम अपना इंटेलिजेंट बन पाएगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना माइंड है, मान लो ब्रेन है। ठीक है ना, और ब्रेन के अगर अपन एग्जाम्पल लें और देखें कि हमारा ब्रेन जो है कितना सोचता है, कितनी चीज़ों को ग्रेस्प करता है बचपन से लेके, और हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है हम कितनी सारी लर्निंग करते जाते हैं, और लर्निंग के बेसिस पर हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम डिसीजंस लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा सिस्टम काय में डालना है, एआई। अगर कोई एआई आपने कोई सिस्टम डेवलप करा है या कोई एक्सपर्ट सिस्टम आपने डेवलप करा है, तो वो पर्टिकुलर किसी डोमेन स्पेसिफिकली एक्सपर्ट बनाया गया है, तो उसकी बहुत सारी इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है कन्वेंशनल कंप्यूटर्स के ऊपर कि बहुत ईजीली अपन बहुत कम समय के अंदर उसको कर पाएँ। तो उस सब के लिए अपन को क्या ज़रूरत पड़ती है, वेक्टर प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही वेक्टर आपने मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा कि वेक्टर प्रोसेसिंग हमें क्यों ज़रूरत है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर अपन ने एज ए कंप्यूटर आर्किटेक्चर बहुत सारे अपन ने एप्लीकेशन एरिया देखे जहाँ पर कि अपन को जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। टू अचीव द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ हाई परफॉर्मेंस इट इज़ नेसेसरी टू यूटिलाइज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल हार्डवेयर एंड अप्लाई इनोवेटिव प्रोसीजर्स फ्रॉम वेक्टर एंड पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक्स। अब ये हमने इसको साइंटिफिकली इसको कन्वर्ट तो कर दिया वेक्टर के अंदर, अब उसको लेकिन प्रोसेस करने के लिए हमको क्या चाहिए, हाई परफॉर्मेंस वाले हमको कंप्यूटर भी चाहिए, ठीक है ना, मतलब ऐसा हार्डवेयर चाहिए हमको और ऐसे प्रोसीजर्स चाहिए हमको, ऐसी एल्गोरिथम्स चाहिए जिसकी की हेल्प से हम क्या करें, इस वेक्टर को जो हमको वेक्टर के फॉर्म में डेटा मिला है इसको हम प्रोसेस करवा पाएँ, ठीक है ना। तो अपन एक ऑपरेशन से समझते हैं। अ वेक्टर इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ अ वन डायमेंशनल अरे ऑफ डेटा आइटम्स। A vector v of length n is represented as row vector by this, ठीक है ना। अब किसी हम एक वेक्टर की बात कर रहे हैं v की, ठीक है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, v1 v2 v3 अपन उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रो के फॉर्म में हो गया, ठीक है। ऐसी कॉलम के फॉर्म में भी हो सकता है, और रो और कॉलम दोनों के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। जैसे अपन मैट्राइसिस की बात करें तो मैट्राइसिस जो होता है वो रो के फॉर्म में भी होता है और कॉलम के फॉर्म में भी होता है, ठीक है ना। तो इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉलम वेक्टर इफ द डेटा आइटम्स आर लिस्टेड इन द कॉलम, ठीक है ना। अगर डेटा आइटम जो अपने पास हैं, क्योंकि देखो प्रोसेसिंग किसके ऊपर करवानी है, अपन को डेटा के ऊपर करवानी है, तो डेटा को अपन ने क्या करा है, वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपन जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमको डेटा के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, डेटा हमारे पास वही है लेकिन उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर में डाल करके हम उसकी प्रोसेसिंग करवाते हैं। क्यों, डेटा तो चेंज नहीं हुआ, सेम वही डेटा है, चाहे हम अरे के अंदर यूज़ करें, चाहे स्टैक में यूज़ करें, चाहे क्यू में यूज़ करें, लेकिन हमको किस तरह की प्रोसेसिंग करवानी है उसके ऊपर डिपेंड करता था कि हम कौन से स्ट्रक्चर को यूज़ करें, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर हमने अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा है, मतलब हमारे पास लार्ज स्केल में कंप्यूटेशन है, हमने उसको वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म मतलब कि उसको अपन अरे के फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक अरे के फॉर्म में अगर वन डायमेंशनल देखें तो अरे हो जाएगा, टू डायमेंशनल अरे की बात करें तो मैट्राइसिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक डायमेंशन मतलब रो के फॉर्म में हो गया, कॉलम के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपना वेक्टर जो है वो उनके एलिमेंट्स को अपन प्रोसेस कर सकते हैं। द एलिमेंट्स वी आई ऑफ वेक्टर वी इज रिटन एज वी आई एंड इंडेक्स आई रेफर्स टू द मेमोरी एड्रेस और रजिस्टर एड्रेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आप कि वी वेक्टर तो है हमारे पास और वी आई उसका क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। अब एलिमेंट के अंदर वी तो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को और आई मतलब इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हम वी आई लिख रहे हैं, इसका मतलब आई इसको रिप्रेजेंट करेगा उसके इंडेक्स को, इंडेक्स मतलब उसका या तो मेमोरी एड्रेस होगा या उस रजिस्टर का एड्रेस होगा जहाँ पर कि वो डेटा रखा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि एक डेटा नहीं है ये, अपने पास 1 से लेकर के और n नंबर ऑफ डेटा है अपने पास वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है ना। अब वो कहाँ रखा हुआ है वो अपन किससे, उसके इंडेक्स से पता करते हैं, ठीक है ना। अब वो जो एक सेट ऑफ वेक्टर डेटा है वो v से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन उसके अंदर इंडिविजुअल डेटा कौन सा एक्सेस करना है वो i से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। वो मेमोरी की लोकेशन भी हो सकती है या किसी रजिस्टर का एड्रेस भी हो सकता है जहां पर कि आपका ऑपरेंड रखा हो, ठीक है ना। अब देखो आप कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, और इस एग्जाम्पल से अपन ये समझ रहे हैं कि जो कन्वेंशनल प्रोसेसर है वो किस तरह से प्रोसेसिंग करता है और एक वेक्टर अगर प्रोसेसर होगा तो वो किस तरह से प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, एक छोटा सा लूप लिया है हमने। लूप के अंदर क्या करा है कि एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, उस एक्सप्रेशन को अपन ने 100 टाइम एग्जीक्यूट करवाया है और वो एक्सप्रेशन क्या कर रहा है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को ऐड कर रहा है, ठीक है ना। ए आई मतलब ये भी वेक्टर्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स के, है ना। बी आई ये भी एक वेक्टर है बी, और इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करके और एक तीसरा वेक्टर क्रिएट करेगा जिसको कि अपन सी आई बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ये फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया है कि 100 वेक्टर 100 एलिमेंट का हमारे पास वेक्टर अवेलेबल है, तो 100 टाइम हमको एक यही टाइप की प्रोसेस
परफॉर्म करनी है। ये 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, लैक्स में भी हो सकती है, करोड़ में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अभी हमने एग्जाम्पल लिया है कि 1 से लेकर के और 100 तक है, ठीक है ना। अब ये हमने जो सिंटैक्स लिखा है यहाँ पर डू 20 मतलब लेवल नंबर है, ठीक है ना। ये अपनी एक फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल लिया है। ये फोर्ट्रॉन लैंग्वेज में ऐसा कोड लिखा जाता है, ठीक है। डू 20 मतलब 20 नंबर का जो लेवल है उस पर जो इंस्ट्रक्शन लिखी है उसको एग्जीक्यूट करना है। डू 20 का मतलब कब तक करना है, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100, मतलब आई की जो वैल्यू है जहाँ जहाँ पर आई है, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे करके 100 तक, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक ए और बी दोनों की वैल्यू को ऐड करना है और सी के अंदर उसको स्टोर करवाना है। अब ये हमारे पास क्या है, लूप के द्वारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रोग्राम लूप दैट रीड्स अ पेयर ऑफ ऑपरेंड्स फ्रॉम अरे ए एंड बी एंड परफॉर्म ए फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन टू प्रोड्यूस अ वेक्टर सी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, ये वैल्यूज भी सिंपल वैल्यूज नहीं है, ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में है, ठीक है ना। क्योंकि हम तो उन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं जो कि साइंटिफिकली यूज हो रही है, एआई में यूज हो रही है, वेदर फॉरकास्टिंग में यूज हो रही है, तो वो कैसी होंगी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगी। फ्लोटिंग पॉइंट्स मतलब पावर्स के अंदर, 10 की पावर्स के अंदर, ठीक है ना। तो अब वो जो फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन अपन ने देखा था, एडिशन सब्सट्रैक्शन, लास्ट क्लास में मैंने पैरेलल प्रोसेसिंग में आपको बताया था कि अपन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर वो तो करना ही है एडिशन सब्सट्रैक्शन, लेकिन एक वैल्यू का नहीं करना है अपन को करना है 100 वैल्यू का। मैं एक बार और उसको आपको बता देता हूँ कि अपन ने जो डायग्राम देखा था, ये वाला डायग्राम देखा था, ठीक है ना, एक्सपोनेंट और मैंटिसा का, और किस तरह से पैरेलल प्रोसेसिंग करके अपन एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू एग्जीक्यूट करवा रहे थे, ठीक है ना। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है ना, अपन इसमें एक्सपोनेंट लेते थे और मैंटिसा लेते थे और उसके बेसिस पर अपन इसको एग्जीक्यूट करवाते थे। पिछले मेरे वीडियो लेक्चर के अंदर दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अपन ने फ्लोटिंग पॉइंट एडिशंस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली तो वही चैलेंज था फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन, वो अपन ने देखा, पैरेलल प्रोसेसिंग करवाएंगे। और दूसरी बात, इसको 1 से लेकर के 100 तक चलवाना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है। द लूप कंट्रोल वेरिएबल इज देन अपडेटेड एंड द रिपीट 100 टाइम्स, ठीक है ना। ये स्टेप्स जो है वो रिपीट करेगा 100 टाइम्स, ये स्टेप्स हैं, रिपीट 100 टाइम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए और बी की दोनों की क्या लेगा, ए और बी दोनों को अरे की वैल्यूज को लेगा और क्या करेगा, सी के अंदर वो स्टोर करते जाएंगे और वेक्टर क्रिएट करेगा, ठीक है ना। अब देखो आप, ये तो हमारा क्या हुआ कि लूप चलेगा, पहली बार आएगा आई की वैल्यू 1 होगी, सी आई की वैल्यू 1 होगी और इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर दूसरी बार लूप चलेगा 2 के लिए, बी आई मतलब B2 A2 और C2 के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर 3 के लिए चलेगा B3 A3 और C3 के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। ऐसे करते करते 100 पे आएगा, B100 A100 दोनों ऐड हो जाएंगी वैल्यू और C100 के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर क्या काम करना पड़ रहा है हमको, हर बार जितनी बार भी लूप चल रहा है हमारा, ठीक है ना, उतने टाइम हमको यहाँ पर जाकर के मेमोरी को एक्सेस करना पड़ रहा है। पहले बी आई के लिए मेमोरी एक्सेस करेंगे, फिर ए आई के लिए मेमोरी को एक्सेस करेंगे, फिर सी आई के लिए मेमोरी को एक्सेस करेंगे और वहाँ से डेटा को फैच करके लेकर के आएंगे, ठीक है। अब यही काम देखो आप वेक्टर प्रोसेसिंग में कैसे हो सकता है कि यहाँ पर हमने इसी कोड को लिख दिया C1 to 100 इज इक्वल टू A1 to 100 एंड B1 to 100। तो ये जो हमको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ी, ये सिर्फ एक बार इंस्ट्रक्शन देनी पड़ी हमको, ठीक है ना। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, ये इंस्ट्रक्शन हमको बार बार देनी पड़ेगी, ठीक है ना। द वेक्टर इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स द इनिशियल एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, द लेंथ ऑफ द वेक्टर्स एंड द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑल इन वन कंपोजिट इंस्ट्रक्शन। द एडिशन इज डन विद द पाइपलाइन फ्लोटिंग एडर, ठीक है ना। तो एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर, मतलब यहाँ हम ये समझ लें कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, और वो जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर देखो आप, अपन इन सबको इंक्लूड कर देंगे। जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करते हैं ना अपन, अब देखो वो किस तरह का हो जाएगा। पहले यहाँ पर ऑपरेशन कोड आ जाएगा,
ठीक है। फिर बेस एड्रेस आ जाएगा, वहां देखो अपन को हर बार नई इंस्ट्रक्शन आएगी, ए आई के लिए, बी आई के लिए, सी आई के लिए। यहां देखो एक ही इंस्ट्रक्शन से अपना काम हो रहा है, बेस एड्रेस सोर्स 2। ये आ जाएगा आपका, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, बेस एड्रेस डेस्टिनेशन, और ये हो जाएगी वेक्टर लेंथ। तो ये जो मैंने यहां पर इंस्ट्रक्शन की बात करी, ये इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा आपका, इस तरह से इंस्ट्रक्शन के पार्ट्स डिवाइडेड होंगे, है ना। अपन ने पहले जैसे इंस्ट्रक्शन देखा था कि ऑपरेशन कोड होता है, मोड होता है, एड्रेस होता है, ठीक है ना। तो यहां पर वेक्टर की इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ऑपरेशन कोड आएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी कुछ। बेस एड्रेस सोर्स 1, मतलब कि जो सोर्स हमारा ए है उसका बेस एड्रेस कहां पर है। बेस एड्रेस सोर्स 2, मतलब दूसरे वाले का सोर्स एड्रेस कहां पर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद बेस एड्रेस डेस्टिनेशन, मतलब सी इसका बेस एड्रेस जहां पर की पहली वैल्यू स्टोर होगी वो कहां पर है। और चूंकि इसके अंदर जो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगी, इसलिए अपन को डेस्टिनेशन वाली, मतलब लास्ट वाली लोकेशन देने की जरूरत नहीं, कहां तक होना है। सिर्फ आप वेक्टर की लेंथ दे दो कि शुरुआत कहां से होनी मेमोरी के अंदर, वो बता दो। कि जैसे मान लो ये आपकी मेमोरी स्ट्रक्चर है, तो यहां पर कहीं पर उसका बेस एड्रेस बता दिया आपने, ए का ये रहा, मान लीजिए बी का ये रहा, और मान लीजिए सी का ये रहा, ठीक है ना। ये सबके क्या होगा, बेस एड्रेसेस हो गए आपके। तो ये एड्रेसेस उठ करके आएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। और ये आया कि वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो लेंथ कितनी बता रहा है वो 100, ठीक है ना। तो क्या करेगा वो, ए की 100 रीड करेगा, पैरेलली बी की 100 रीड करेगा, और काय में स्टोर करते जाएगा, सी के पैरेलली कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर उस वैल्यू को, दोनों को ऐड करके स्टोर करते जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा कि जो हमारी वेक्टर प्रोसेसिंग है उसके अंदर हमने सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है ना। हमको बार बार इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार इंस्ट्रक्शन ले लेगा, और जब तक पूरी वेक्टर प्रोसेसिंग खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक वो एग्जीक्यूशन, वो इंस्ट्रक्शन स्टॉप नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्लियर है आपको ये वाली चीज कि ये जो है आपका 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। इसके अंदर देखो क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, i इज इक्वल्स टू 0, फिर ये रीड करेगा ए आई की वैल्यू को, फिर रीड करेगा बी आई की वैल्यू को, ठीक है ना। फिर क्या करेगा, स्टोर करेगा काय में, सी आई में, किसकी, ए आई की प्लस बी आई की वैल्यू को, ठीक है ना। फिर वो इंक्रीमेंट करेगा किसकी वैल्यू को, उसके लूपिंग वैल्यू को, आई प्लस 1, ठीक है ना। इफ आई लेस देन इक्वल्स टू 100 गो टू 20, है ना। यहां पर देखो कंडीशन चेक करी, कंटिन्यू, ये फोर्टॉन लैंग्वेज में है, ठीक है ना। तो यहां देखो सबसे पहले इस लूप के अंदर जाने से पहले क्या करेगा, आई की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करी गई है। अब जैसे 20 लेवल के ऊपर आएगा, मतलब ये वाला एग्जीक्यूट होना है। एक प्रकार से समझ लो आप कि अपन जैसे सी प्लस प्लस के अंदर करली ब्रैकेट यूज करते हैं कि कितनी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होनी एक बार में, यहाँ पर लेबल्स चलते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेगा वो, पहली बार में ए की वैल्यू को रीड करेगा, फिर बी की वैल्यू को रीड करेगा, फिर स्टोर करेगा सी आई के अंदर, फिर उसको आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करके देखेगा चेक करेगा क्या कि 100 है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो 20 नंबर स्टेप पे जाएगा, फिर से वही वाली प्रोसेस करेगा। तो अब ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है अगर वेक्टर प्रोसेसिंग है तो, ठीक है ना। आपने एक बार उसको बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक लूप चलना है, मतलब 100 टाइम चलना है, तो ऑटोमेटिकली वो 100 टाइम तक चलेगा। और आपकी वैल्यूज कहाँ से उठाता जाएगा, वो मेमोरी लोकेशन से उठाता जाएगा, ठीक है ना, और उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा, ठीक है। अब
अपन एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखेंगे अभी इसका, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो अ कंप्यूटर कैपेबल ऑफ वेक्टर प्रोसेसिंग एलिमिनेट्स द ओवरहेड एसोसिएटेड विद द टाइम इट टेक्स टू फैच एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, है ना। तो जो बार बार एग्जीक्यूशन के टाइम पर इंस्ट्रक्शंस को फैच करना है और उस इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो फैच करना और एग्जीक्यूट करना मतलब डिकोडिंग करना, अब वो स्किप हो जाएगी, ये दोनों स्टेप है, क्योंकि एक बार इंस्ट्रक्शन आ गई, एक बार उसने फैच कर लिया, एक बार उसको डिकोड कर लिया। अब क्या करना है, उसको कंटिन्यूअस बस वर्क परफॉर्म करना है डेटा के ऊपर इन द प्रोग्राम लूप, और उसको प्रोग्रामिंग लूपिंग के अंदर भी नहीं करना है ना। इफ ऑलवेज ऑपरेशन टू बी स्पेसिफाइड विद द सिंगल वेक्टर इंस्ट्रक्शन, अगर हम उसको सिंगल वेक्टर इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में दे देंगे, वेक्टर इंस्ट्रक्शन अगर चली गई है, मतलब वेक्टर में यही काम, यही मीनिंग है कि मल्टीपल डेटा एक साथ एग्जीक्यूट करना है उसको, ठीक है ना। तो यही कहलाती है वेक्टर प्रोसेसिंग। अपन ने एक छोटे से ऑपरेशन से इसको समझा है, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको जो है वेक्टर प्रोसेसिंग समझाई, ठीक है ना, और उसका एक कहना चाहिए कि वेक्टर का छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करवा के आपको दिखाया। अब नेक्स्ट में मैं आपको एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसका भी एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।